हेलो गाइस, मैं ट्विंकल। मैं आप सबका मेरे चैनल नर्सरी स्टार में हार्टी वेलकम करती हूँ। अवर स्लोगन इज ऑन दी विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। और आज जो है हम एवर स्टार एमसीक्यू सेशन 5 के बारे में पढ़ेंगे, जो आरआरबी, नॉरसैट और सीएससी सिविल के लिए खास इंपॉर्टेंट होने वाला एमसीक्यूज़ है। ठीक है, उसका रेशनल्स भी हम हो सके तो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो भी फ्रेंड्स मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, तो आज जो है वो फर्स्ट डेट है। ठीक है, मतलब कि नए साल की शुरुआत। ओके, तो अगर आपने अभी भी पढ़ने की शुरुआत नहीं की है, फॉर्म भर दिया है सिर्फ सीएससी सिविल का, आरआरबी का, तो प्लीज़ पढ़ने लगिए आज से, है ना। देरी नहीं हुई है, जहाँ से आप शुरुआत करोगे वहीं से रास्ता निकलेगा। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। ओके, आप सबका, हम सबका 2025 जो है वो बहुत ही अच्छा जाए। और माना जाता है कि ये जो नंबर्स है ना इस ईयर का, वो बहुत लाभदायी है ना। जैसे कि 2+2+5 अगर हम करें, है ना, तो मिलता है 9। और 3 और 9 ऐसा नंबर है, हम न्यूमेरिकल डेटा या अरिथमेटिकली वाइज जो देखें तो, कि ये जो है वो बहुत ही अच्छा होता है ना, लक्की माना जाता है। तो हम सब के लिए ही लक्की बने, बराबर। और हम सब जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमको जो भी चाहिए लाइफ में वो सब फुलफ़िल हो पाए। पर मैं बोलूँगी कि जब भी आप सुबह उठते हो, पहले दिन की शुरुआत स्पिरिचुअलिटी से करें। कोई ना कोई आप ऐसा भजन या कुछ भी सुने, ठीक है, हनुमान चालीसा सुने, या कोई भी जो भी आपका धर्म है उसके अनुसार सुने, कि जो सुनने से आपको जो बोले कि पॉजिटिविटी की जो है वो भावनाएं जगे आप में, है ना। तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, ना कि उस उठने से सीधे ही आप मोबाइल ले और रील्स देखें। ठीक है, अब मोटिवेशन थॉट इज ऑन दी कि उत्साह, बीते कल से सीखो, आज के लिए जियो। बीते कल से सीखो कि मैंने क्या गलतियाँ की है, मैंने क्या गंवाया है, वो मैं अब नहीं गंवाऊँगी। आज फर्स्ट डेट है, मैंने आज की डेट में क्या किया है और क्या मुझे करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हर दिन इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। एक डायरी बनाए खुद से और लिखे उसमें कि मैंने आज कितना पढ़ा और मेरा कितना टाइम मैंने कहाँ जो है बिगाड़ा। बिकॉज एवरी वन हैज़ ए 24 आवर्स, है ना। तो ये लिखो, आज के लिए जियो। सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया अभी ऐसी है, आज के ही लिए जीना है। ठीक है, हमारे बच्चों के लिए तो छोड़ो, पहले के लोग अपनी पीढ़ियों के लिए सब जमा पूंजी जमा करते थे, अभी ऐसा नहीं है। अभी आप अपने लिए जी लो तो भी बहुत है ना। और आने वाले कल से आशा रखो, और आने वाले कल से आशा रखो कि अभी जो जो भी अभी तक हुआ है, बराबर 2024 तक वो हो चुका। अभी ऐसा होगा जो मैं चाहूँगी, सब कुछ अच्छा, ये करना हमारे हाथ में है ना। तो इसी के साथ ये बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल थॉट्स है। मुझे लगता है पूरा एनर्जाइज्ड हो गए होगे और हम क्वेश्चंस देखना चालू करते हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना लेक्चर्स है उतना ही आप पूरा बैठे। ठीक है, क्योंकि बीच में ना आपको वॉशरूम के लिए खड़ा होना है, ना पानी के लिए। पानी की बोतल आप भर के रखिए और वॉशरूम जाके आइए। ठीक है, आप ऐसा ही मानिए कि वी हैव अटेंडिंग ऑफ द ऑफलाइन लेक्चर, मैडम हमारे सामने है, और यू फील ट्राई फॉर दैट कि आप ऑप्शंस पढ़ के आंसर्स खुद कमेंट बॉक्स में लिख पाओ, है ना। चलो, तो और दूसरी बात, किसी का अच्छा सोचो, किसी के लिए ऐसा करो कि उसको अच्छा लगे। ठीक है, हाँ, उसमें हमें तो बहुत अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, पर दूसरों को भी कोई भी ऐसा ना हो कि उसको हमारी वजह से कुछ भी गलत लगे। ठीक है, तो हम चालू करते हैं हमारा लेक्चर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हर एक सब्जेक्ट के फादर होते हैं ना, ऐसे ही सोशियोलॉजी के फादर कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे, मैकलवर, एमिल डुर्कहैम या किंग्सले डेविस। तो ऑब्वियसली वी नोइंग ऑफ दैट सोशियोलॉजी के पिता कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे, है ना। तो ऑगस्ट कॉम्टे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, है ना। चलो, आप में से कितने का सही हुआ है वो भी प्लीज़ लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, चलो, अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमको कोई नहीं देख रहा है, हमारा तो असेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो हम क्यों पढ़े,
हम क्यों कुछ करें, ठीक है। तो आप जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रेफर्ड टू एज, एक ऐसी जनरल प्रोसेस कि जिसके थ्रू हम कल्चर को एक्वायरिंग करते हैं और रेफर्ड करते हैं। वो डिस्पर्शन है, डिफ्यूज़न है, सोशलाइजेशन है या एकल्चरेशन है। तो एक ऐसी प्रोसेस कि जिससे हम एक्वायर करते हैं कल्चर को इज रेफर्ड टू एज, किससे रेफर होकर हम ऐसा करते हैं, सोशलाइजेशन से। हम जो देखते हैं वो कल्चर को अपनाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बराबर। और सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस by which individual learn and internalize the values, norms, beliefs and behaviors of their culture or society. It occurs through various agents such as family, peers, school, media and religious institutions, and it is essential for individuals to function as members of their society. Socialization can be formal or informal, intentional or unintentional, and it can वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज़, ठीक है। डिफरेंट कल्चरल सोसाइटीज़ के जो है उसके अनुसार ये वेरियस होगा, चेंजेस होगा, अलग अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल, अचानक से टेम्परेचर बहुत ही हाई था, अचानक से नॉर्मल हो जाता है कुछ घंटों के लिए, बराबर। कुछ घंटों में ही जो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था वो अभी घिर के नॉर्मल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया, लाइसिस, ट्रू क्राइसिस या फॉल्स क्राइसिस। तो द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम अ हाई टू नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर्स इज कॉल्ड द ट्रू क्राइसिस, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रू क्राइसिस। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो अभी नेक्स्ट क्या है कि इंसर्शन, क्या बोला है, देखो, इंसर्शन ऑफ अ ट्यूब इनसाइड द स्टमक। कोई ट्यूब है उसको हमको स्टमक के अंदर डालना है थ्रू दी नोज़, और किसके थ्रू डालेंगे हम, नोज़ के थ्रू। कोई ट्यूब को हम कहाँ डाल रहे हैं, स्टमक के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, नेज़ोगैस्ट्रिक। ये तो दिया हुआ है आपको नेज़ोगैस्ट्रिक, पर उसको क्या, नेज़ोगैस्ट्रिक इरिगेशन, नेज़ोगैस्ट्रिक इंटुबेशन, नेज़ोगैस्ट्रिक एक्सट्यूबेशन या यूरिगेशन। देखो ये चीज़ तो मैंने आपको ईटी ट्यूब में भी पढ़ाई थी, पता है कि ईटी ट्यूब को डालना मतलब इंटुबेशन और ईटी ट्यूब को निकालना उसको बोलते हैं एक्सट्यूबेशन। तो यहाँ पे भी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को नोज से स्टमक में डालना, ठीक है, उसको बोला जाता है इंट्यूबेशन। क्या बोला जाता है, इंट्यूबेशन, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है उसके अलग अलग पर्पस होते हैं, या तो हम उसको गवाज या फिर लवाज के लिए डाल सकते हैं। गवाज मतलब कि फीडिंग देना, और लवाज मतलब कि उसमें से स्टमक कंटेंट को एस्पिरेट करना, बाहर निकालना, या उसमें से पॉइजन सब्सटेंस भी पेशेंट ने पी लिया हो तो भी हम लवाज करके बाहर निकाल सकते हैं। गवाज के थ्रू हम पेशेंट को फीडिंग, न्यूट्रिशियस फूड, मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, देखो कि डिफरेंट बिटवीन दी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, ठीक है। ये हमने देखा था, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस करना, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg, या इसको आपको किलो पास्कल में पूछा हो तो आता है 16/11 किलो पास्कल, है ना। तो इसको क्या बोलता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, पल्स रेंज बोलते हैं, पल्स लेंथ बोलते हैं, पल्स डेफिसिट बोलते हैं या पल्स प्रेशर। इस प्रोसेस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पल्स प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ओके देखो अभी पल्स डेफिसिट क्या था कि एक ही मिनट में आप और आपका कोई हेल्थ केयर असिस्टेंट जो है वो, आप जो है वो एपिकल पल्स ले रहे हो, साथ में वो रेडियल पल्स ले रहा है एक ही टाइम पे, है ना, साथ में फुल 1 मिनट तक, और उसमें क्या डिफरेंस मिलता है उसको पल्स डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है, उसको पल्स डेफिसिट बोलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following digestive enzymes present in gastric juice is primarily responsible for breaking down protein। डाइजेस्टिव एंजाइम में भी प्रॉपर गैस्ट्रिक जूस के अंदर ऐसा कौन सा प्राइमरी जो है वो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है कि जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है।
ट्रिप्सिन, पेप्सिन, पेप्टिडेज या काइमोट्रिप्सिन। तो कौन है जो प्रोटीन को तोड़ता है? तो वो होता है कौन? हमारे गैस्ट्रिक जूस में कौन होता है? वो पेप्सिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो, प्राइमरी डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर breaking down proteins in the gastric juice is the pepsin. Pepsin is a proteolytic enzyme that is secreted by the chief cells in the stomach lining. बराबर, प्रॉपर वो भी चिप सेल से निकलता है। इट इज़ एक्टिवेटेड बाय द एसिडिक पीएच, और ये एक्टिव नहीं होता है, वो एक्टिवेट होता है किसके थ्रू? एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक, एंड वर्क्स बाय ब्रेकिंग डाउन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। पेप्सिन इज मोस्ट इफेक्टिव। पेप्सिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है? तो एट अ पीएच बिटवीन 1.2 एंड 2.5 एंड इज इनहिबिटेड बाय द हाई पीएच लेवल्स। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो कि द एक्सपांडेड एंड्स ऑफ अ लॉन्ग बोन आर कॉल्ड। एक्सपांडेड एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब लॉन्ग बोन्स का कोई ऐसा पार्ट कि जो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए काम में आता हो, या वो खुद बढ़ के हमारी हाइट को बढ़ाता है, तो वो कौन है? ट्यूब्रिकल, एपिकॉन्डाइल, डायाफाइसिस या एपीफाइसिस। तो लॉन्ग बोन का एपीफाइसिस जो पार्ट है वो खुद बढ़ता है और हमारी हाइट भी बढ़ाता है। कब तक? 25 ईयर्स तक। ठीक है, देखो, द एक्सपेंडेड एंड्स ऑफ अ लॉन्ग बोन, एपीफाइसिस करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देख लो, है हाँ। Expanded ends of a long bone are called epiphyses. These are the rounded portion at the ends of the bones that articulate with adjacent bones to form the joints. Articulate epiphyses are covered with a layer of the hyaline cartilage which helps to reduce friction. Hyaline cartilage होता है, उसको covered करता है कि जिसकी मदद से वो friction reduce, absorb shock in the joint का काम करता है। In children, the epiphyses are separated from the rest of the bone by a layer of cartilage is called the epiphyseal plate. बच्चों के अंदर जो है वो एपीफाइजियल जो है वो सेपरेट होता है रेस्ट ऑफ दी बॉन से। ठीक है, और वो लेयर बनाता है कार्टिलेज का, उससे अलग होता है, उसको बोलता है एपीफाइजियल प्लेट, विच अलाउज फॉर ग्रोथ इन द लेंथ। और मैंने बोला ना कि लेंथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एज द इंडिविजुअल रिचेस मैच्योरिटी द एपीफाइजियल प्लेट ऑसिफाइज। जैसे जैसे इंडिविजुअल्स मैच्योरिटी को आते हैं, वो जो एपीफाइजियल प्लेट्स हैं वो ऑसिफाइज हो जाती है एंड बिकम्स द एपीफाइजियल लाइन। एपीफाइजियल प्लेट से एपीफाइजियल लाइन बन जाती है, मार्किंग द एंड ऑफ द ग्रोथ इन द लेंथ। और अब हमारी जो है वो लेंथ, हाइट बढ़ नहीं पाती है। ठीक है, हम वो डिजीज़ पढ़ते थे ग्रोथ हार्मोन का, आपको याद हो तो, एक एक्रोमेगाली और जिजांटिज्म करके था, है ना? ओके, तो उसमें जिजांटिज्म मतलब क्या? गीगो, बराबर। हम बच्चे को बोलते हैं ना कि गीगा है ये। तो बच्चों के अंदर जो है वो ओवर ग्रोथ होना, किसका ओवर ग्रोथ? यही एपीफिजियल का, ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना, एपीफिजियल प्लेट का बढ़ना। ठीक है, क्योंकि बच्चों में तो एपीफिजियल प्लेट है, एपीफिजियल लाइन नहीं बनी है, तो जो है वो वर्टिकल ग्रोथ होगा। ठीक है, हाइट बढ़ेगी, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बड़ा बड़ा, जैसे हम मेले में जाते हैं और वो बहुत लंबे आदमी को देखता है वैसा। और एक्रोमेगाली के अंदर ग्रोथ हार्मोन तब बढ़ता है जब हमारी ऐसी एपीफाइजियल प्लेट का ऑसिफिकेशन होके एपीफाइजियल लाइन में वो कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो जो हमारा ग्रोथ है वो कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, उबड़ खाबड़ ग्रोथ होगा। ठीक है, कहीं से तो हमारे शोल्डर बड़े हो जाएंगे, चीन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा एक्रोमेगाली के अंदर। एक्रोमेगाली और जिजांटिज्म दोनों के दोनों ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने की वजह से देखने वाले डिजीज़ हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि द डिसकलरेशन दैट अपीयर्स इन द डिपेंडेंट एरियाज ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। आफ्टर डेथ के बाद बॉडी के कुछ डिपेंडेंट्स एरिया में डिसकलरेशन, कलर चेंजेस देखने को मिलना, इसको क्या बोलते हैं? राइगर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस, अल्गोर मोर्टिस या स्टिफ मोर्टिस। तो आपको पता हो तो महद अंश हम देखें तो लीवर भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे कलर, हमारे स्किन के पिगमेंटेशन के लिए। जैसे कि हम बोले कि जैसे बिलीरुबिन का लेवल लीवर में बढ़ जाता है तो जॉन्डिस, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी करवा देता है ना? स्टर्कोबिलिनोजन
स्टूल का कलर भी इसी की वजह से। फिर यूरोबिलिनोजन, यूरिन का कलर भी लीवर की वजह से ही है ना। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लीवर मोर्टिस भी इसको बोला जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द डिस्कलरेशन दैट अपीयर्स इन द डिपेंडेंट एरियाज ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड द लीवर मोर्टिस। और लीवर मोर्टिस को जो है हम पोस्टमार्टम लिविडिटी भी बोलते हैं। दिस अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड सेटलिंग इन द लोएस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। द डिस्कलरेशन इज यूजुअली पर्पल इज रेड कलर एंड इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ द पोस्टमार्टम। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेन इंट्रासेल्यूलर, क्या बोला है कि द मेन इंट्रासेल्यूलर केशन इज, है ना, मेन इंट्रासेल्यूलर केशन पूछा है, क्या होता है। तो केशन जो है वो जिंक है, क्लोराइड है, या फिर पोटाशियम है, या हैलाइड है। ठीक है, केशन ऑब्वियसली प्लस में आएगा, एनायन माइनस में आता है, तो क्या आएगा, Cl तो माइनस होता है बराबर, Zn प्लस होता है, पोटाशियम K प्लस होता है, हैलाइड क्या आएगा। ऐसा जो है क्वेश्चन आपको पूछा है जो इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर होता है, तो वो होता है पोटाशियम K प्लस। अगर आपको ये याद ना रहे ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो यहाँ पे अगर आपको ये याद ना रहे तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे, कि आपने पढ़ा होगा वो कि जब बर्न होता है तो सेल्स टूटते हैं और उसकी वजह से पोटाशियम बाहर आ जाता है, क्योंकि सेल के अंदर होता है पोटाशियम, है ना, और वो टूट के बाहर आ जाता है और हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है। पढ़ा है तो इससे याद रह सकता है। हाँ, ये बेस कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली। द मेन इंट्रासेल्युलर केशन इज द पोटाशियम K प्लस। पोटाशियम इज द मोस्ट abundant cation in the intracellular fluid and is essential for the maintenance of the resting membrane potential, which is necessary for the transmission of nerve impulses and muscles contractions. Potassium levels are regulated by the kidneys and are influenced by various hormones such as aldosterone and insulin. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि diabetes insipidus is caused by the deficiency of which of the following hormones. ओके, कि जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो किसकी डेफिशिएंसी से, कौन सा हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं पूछा आपको, डायबिटीज़ इंसिपिडस पूछा है। एंटी डायूरेटिक, ग्लूकागॉन, इंसुलिन या रेनिन। तो अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस पूछे या डायबिटीज़ के रिलेटेड हमको पूछे कोई और ऐसा ही ADH है ना, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएटेड डिजीज़, तो वो दोनों के दोनों जो है बराबर किसके वजह से देखने को मिलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, वासोप्रेसिन जिसको बोलते हैं, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक ADH और एक ऑक्सीटोसिन, ये दो ही दिखने को मिलते हैं। तो उसमें ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कोज्ड बाय deficiency of antidiuretic hormone ADH, also known as the vasopressin. ADH is responsible for regulating water balance in the body by promoting water reabsorption in the kidneys. A deficiency of ADH leads to excessive water loss. ADH की deficiency मतलब कि बार बार आपको क्या हो जाएगा, पॉली यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, रिजल्टिंग इन द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मेलाइटस किसका डिजीज़ है, पेनक्रियाज का, है ना। अगर आप ग्लूकागॉन जो है वो किस में इन्वॉल्व होगा, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन बाय इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन क्या है, तो वो रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बाय प्रमोटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स। और रेनिन क्या है, तो रेनिन इज इन्वॉल्व इन द ब्लड प्रेशर रेगुलेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू द डायबिटीज इंसिपिडस। रेनिन के लिए आपने वो रास सिस्टम सुना हो, तो रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरोन सिस्टम जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, एडिमा को वो करने के लिए रेगुलेट होता है ना, वो होता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्सिस, इसमें से ऐसा कौन सा मोस्ट कॉमन है जो जेनाइटल प्रोलैप्स में देखने को मिलता हो? रेक्टोसिल, सिस्टोसिल, प्रोसीडेंसिया या एंटेरोसिल? तो देखने को मिलता है कॉमन सिस्टोसिल। क्या देखने को मिलता है? सिस्टोसिल, बी इज़ कॉमन। ठीक है, बी जो है वो मोस्टली देखने को मिलता है कि जिसमें when the muscles and ligaments that supports the bladder are weakened or damaged typically as a result of childbirth, aging या menopause की वजह से। other types of genital prolapse includes the rectocele, मतलब कि रेक्टम का वजाइना से बाहर आ जाना, एंटेरोसिल मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वजाइना से बाहर आ जाना, या यूटेराइन प्रोलैप्स मतलब कि हर्निएशन ऑफ द यूट्रस इनटू द वजाइना। ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। सिस्टोसिल मतलब क्या? तो ब्लैडर का वजाइना से बाहर आ जाना। ये सबसे कॉमन दिखने वाला जेनाइटल प्रोलैप्स है। कौन सा? सिस्टोसिल। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डाइसल्फिराम थेरेपी इज इंडिकेटेड इन। डाइसल्फिराम जो है वो किसकी थेरेपी है? एक्यूट इंटॉक्सिकेशन की, कैनाबिस डिपेंडेंस की, एंग्जाइटी डिसऑर्डर की, या क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की? तो आपको याद हो तो डाइसल्फिराम जो है वो मेडिकेशन है that is used to help people with alcohol dependence to stop the drinking। जो बहुत अल्कोहल पीते हैं उनको बंद करवाने के लिए ये दिया जाता है। It works by causing unpleasant symptom। जैसे ही उनको ये दे दिया है पता नहीं चलेगा, और अब वो अल्कोहल पीने जाएंगे तो उनको स्टार्ट होगी नोजिया वॉमिटिंग, और ये लोग सोचेंगे कि अब मेरी बॉडी को अल्कोहल सूटेबल नहीं है इसलिए मुझे बंद कर देना चाहिए, है ना। क्योंकि वो पिएंगे तो पहले उनको बहुत मज़ा आती थी, अब उनको प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक व्हेन अल्कोहल इज कंज्यूम्ड, देयर बाय हेल्पिंग टू डिस्करेज अल्कोहल कंजप्शन, और इसकी वजह से वो अल्कोहल पीना बंद कर देंगे। तो डाइसल्फिराम थेरेपी जो है वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वाले में यूज़ होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट रिलेवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू अ क्लाइंट विथ COPD। जिस पेशेंट को COPD मतलब कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन सा नॉलेज ज़रूरी है? ऑक्सीजन इज़ एडमिनिस्टर्ड बेस्ड यूजिंग अ नॉन रीब्रीदर मास्क। NRBM से हम देंगे COPD वाले पेशेंट को ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स द मेड्यूला that makes the client breathe. Oxygen at 1 to 2 liter per minute is given to maintain the hypoxic stimulus for breathing, या blood gases are monitored using a pulse oximeter। ठीक है, तो क्या आएगा कि COPD वाले पेशेंट को मिनिमम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। एडमिनिस्ट्रिंग टू मच ऑक्सीजन में सप्रेस द क्लाइंट्स डिराइव टू ब्रीथ। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन दिया तो उसकी डिराइव टू ब्रीथ, खुद से ब्रीथ लेने की कैपेसिटी वो खो देगा। ब्लड गैसेज आर मॉनिटर्ड, बराबर ब्लड गैसेस को मॉनिटर करना होगा तो हम ऑक्सीमीटर का यूज़ नहीं करते। ऑक्सीमीटर से तो हम हार्ट रेट और क्या देखते हैं? ऑक्सीजन देखते हैं, है ना। ठीक है, ब्लड गैसेस देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आर्ट्रियल ब्लड गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ABG का यूज़ करते हैं, है ना। तो क्या आंसर करेक्ट रहेगा? मिनिमम ब्रीदिंग देना है, इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन जो है कम से कम 1 to 2 लीटर पर मिनट गिवन टू मेंटेन दी हाइपोक्सिक स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि वो इससे डिपेंडेंट ना हो जाए, वो अपनी डिराइव टू ब्रीथ भूल ना जाए इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि द जंक्शन एट विच एन इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इज कॉल्ड। ऐसा जंक्शन कि जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे पे जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टिम्यूल्स बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, या नर्व मैसेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सिनेप्स। क्या बोला जाता है? सिनेप्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इट इज़ अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड व्हेन an electrical signal or impulse reaches the axon terminal of the first neuron, it triggers the release of the neurotransmitters that travel through the synapse and attach to the specific receptors on the dendrites of the next neuron, thereby transmitting the signal। तो क्या आएगा कि the junction at which an impulse travel from one neuron to another is called the synapse। उसको क्या बोलेंगे? सिनेप्स। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? देखो कि असेसिंग द लेबोरेटरी फाइंडिंग्स विच रिजल्ट वुड द नर्स मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ क्लाइंट विद क्रॉनिक रीनल फेलियर। इसमें से ऐसा कौन सा लेबोरेटरी फाइंडिंग है कि जो ऐसा दिखा रहा है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 10 to
30 मिलीग्राम पर DL, क्रिएटिनाइन 0.52 5 मिलीग्राम पर DL. B, decrease serum calcium, blood pH 7.2, potassium 6.5 milli equivalent per liter, blood urea nitrogen 35 to 40 milligram per DL, potassium 5 milli equivalent per liter, pH 7.35, decrease serum calcium, blood urea nitrogen 15 milligram per DL, increase serum calcium और क्रिएटिनाइन 0 मिलीग्राम पर DL. तो क्या होता है कि देखो सबसे सटीक डेटा कि पोटाशियम नॉर्मली होता है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पर ऑप्शन बी में देखो पोटाशियम बढ़ गया है, कितना 6.5 हो गया है और कैल्शियम डिक्रीज हो गया है. तो ये दिखाता है बराबर, बाकी सबसे ज़्यादा ये सजेस्ट करता है क्या कि ये डेटा दिखा रहा है क्रॉनिक रीनल फेल्योर होने का. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. ओके, नेक्स्ट है कि लैक्टेटेड रिंगर्स सॉल्यूशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन RL, उसको हार्टमान सॉल्यूशन भी बोला जाता है. वो किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर, बर्न्स के अंदर, फ्लूइड लॉस्ट एज बाइल और डायरिया के अंदर या हाइपोवोलेमिया के अंदर. तो हमको पता है कि ये जो है वो किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? लैक्टिक एसिडोसिस में. मतलब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. ठीक है, बर्न्स में तो ये रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड्स है. फ्लूइड लॉस एज बाइल और डायरिया में भी ये यूज़ होता है टू रिप्लेनिश इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स. और हाइपोवोलेमिया में इफेक्टिव इन रिस्टोरिंग द सर्क्यूलेटिंग ब्लड वॉल्यूम भी है, पर वो लैक्टिक एसिडोसिस में यूज़ नहीं होता है. इज इंक्रीजेज लैक्टेट लेवल इन द ब्लड. इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद द लैक्टिक एसिडोसिस टू प्रिवेंट फर्दर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि द स्पाइनल कोड इज मेड अप ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 5 lumbar vertebra, 4 or 5 fused sacral vertebra, 4 or 5 fused coccygeal vertebra, and how many thoracic vertebra? 5, 10, 12 या 18. मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना होता तो भी पूछ सकते थे कि स्पाइनल कोड के अंदर कितनी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है. और हमको पता है कि थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है? 12 होती है. कितनी होती है? 12 होती है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. ठीक है ना, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर जो होती है 5 होती है, सैक्रम फ्यूज होके 1, कोकिजियल भी फ्यूज होके 1 होती है. चलो वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन पाल्पिटिंग एब्डोमेन ऑफ हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इन्फेंट द नर्स फाइंड. पेशेंट की कंडीशन क्या है? हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला बच्चा है और आप उसके अंदर एब्डोमेन को पाल्पेट करते हो तो क्या फाइंड होगा? Olive size mass in the right upper abdomen, distended colon, marked tenderness around the abdomen या rhythmic peristaltic waves in the lower abdomen. तो जब बच्चे के अंदर हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, ऑलिव साइज मास इन द राइट अपर एब्डोमेन देखने को मिलता है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इज अ कंडीशन in which the muscles at the outlet of the stomach thickens, causing narrowing of the pyloric canal and obstruction of the flow of the stomach contents into the small intestine. This obstruction can cause the projectile vomiting. मतलब वो यहाँ खड़ा होकर वॉमिटिंग करेगा, वॉमिटिंग उससे बहुत दूर जाके जो है वो गिरेगी, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. ठीक है, और ये जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है उसका क्लासिकल सिम्टम्स है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा गया है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस क्लासिकल सिम्टम्स इज द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. ठीक है, तो रिमेंबर फॉर दैट डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी देखने को मिलता है. व्हेन पाल्पिटिंग द एब्डोमेन अ फर्म ऑलिव साइज्ड मास मे बी फेल्ट इन द राइट अपर क्वाड्रेंट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस was held in September 2019 at टोरंटो, मॉस्को, अबू धाबी या सांघाई. तो डायरेक्ट आंसर ये जनरल नॉलेज का अबू धाबी में हुआ था. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ प्रेग्नेंट वुमन विजिटिंग एंटीनेटल क्लिनिक कंप्लेन्स दैट शी गेट्स फ्रिक्वेंट लेग क्रैम्प्स. एक प्रेग्नेंट वुमन है, एंटीनेटल क्लिनिक में गई है, बता रही कि मुझे बार बार लेग क्रैम्प्स होता है और पेन होता है ड्यूरिंग द नाइट. Which of the following is an appropriate intervention to be suggested for the client? तो इसमें क्लाइंट को हम क्या सजेशन देंगे? डोर्सिफ्लेक्शन विद नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज करवाएंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट इज एडवाइज्ड, यूज़ ऑफ कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स या ऑल ऑफ दी अबो. तो हम उसको क्या बोलते हैं कि
डोर्सिफ्लेक्शन विद द नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी वो करे, बेड रेस्ट भी करे जितना हो सके, CBR ले, CBR का फुल फॉर्म कंप्लीट बेड रेस्ट, और कंप्रेशन स्टॉकिंग सब का भी यूज़ करे। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दी अब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे कि व्हाट इज़ द कलर कोडिंग ऑफ द बैग यूज्ड इन द हॉस्पिटल टू डिस्पोज ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज द बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को हम कौन सी कलर बैग में डिस्कार्ड करेंगे, डिस्पोज करेंगे, रेड, ब्लैक, येलो या ब्लू। तो हमको पता है ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज, अदर ह्यूमन बायोलॉजिकल मटेरियल्स, ठीक है, ये सब को हम किस में डालते हैं, येलो कलर की बैग में। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, चलो अभी आइडेंटिफाई द डिवाइस इंस्ट्रूमेंट सोन इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है वो क्या बताता है, पोडोएंस रिट्रैक्टर है, डाइवर्स रिट्रैक्टर है, एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है, या HSG कैन्यूला है। तो ये जो है वो है क्या है, डोएंस रिट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपके भी आंसर्स सही हो रहे होंगे, कमेंट्स में पुट कीजिएगा। ठीक है, मैं देखूंगी बाद में कि क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज एडवाइज टू रिलीव कोड कॉम्प्रेशन ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान कोड कॉम्प्रेशन को रिलीव करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है, सुपाइन, लेफ्ट लेटरल, स्लिप ट्रेंडलनबर्ग की लिथोटॉमी। तो दी जाती है कौन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। और लेफ्ट लेटरल से वुमन को जो है वो हाइपोटेंशन सिंड्रोम भी नहीं होगा, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम भी नहीं होगा, है ना। तो ना सुपाइन पोजीशन देते हैं, ना राइट देते, लेफ्ट देते हैं ना। और कोड कंप्रेशन में लेबर के दौरान भी हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। ठीक है, अगर कोड प्रोलैप्स हुई होती तो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे, है ना। चलो, ड्रग एलर्जी इज यूजुअली टेस्टेड विथ एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ड्रग एलर्जी जो है हम ऑब्वियसली आईडी से ही चेक करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड करके। इंजेक्शन ऑफ अ स्मॉल डोज ऑफ अ ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर यूजिंग इंट्राडर्मल रूट फॉर टेस्टिंग ड्रग एलर्जी। ऐसा तो कौन सा रीज़न है कि बाकी कोई रूट को यूज़ नहीं करते, सबक्यूटेनियस, IM, IV बराबर, पर आईडी ही यूज़ करते हैं, क्यों। तो स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है, इजी टू एडमिनिस्टर द ड्रग है, लेस पेनफुल है, कि ऑल ऑफ द अबोव है। तो वहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है, उसकी वजह से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जल्दी से नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ लोकल स्किन रिएक्शन ही देखने को मिलेगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स ही देखने को मिलेगा जो ड्रग उसके लिए एलर्जिक होगी। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट कि स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग की वजह से हम ID दे के चेक करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेशेंट शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी आर इंस्ट्रक्टेड टू रिमूव नेल पॉलिश। ठीक है, उसको बोलना है कि भाई अपना नेल पॉलिश निकाल देना, आपकी सर्जरी है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रिमूविंग नेल पॉलिश बिफोर सर्जरी। क्यों सर्जरी में नेल पॉलिश निकालने के पीछे क्या काम है, टू ऑब्जर्व क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स, टू डिटेक्ट साइनोसिस कोज्ड बाय द लो ऑक्सीजन लेवल, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दी अबो। देखो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स को देखने के लिए नेल पॉलिश को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ऑब्वियसली अगर हमको साइनोसिस चेक करना है कि जो हाइपोक्सिया की वजह से, लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से हुआ है, तो हमको नेल पॉलिश नहीं चाहिए, है ना। तो हमको नेल पॉलिश निकालनी पड़ेगी। तो ओनली ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। ठीक है, बोथ एंड B नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बताया है कि दी हुई फिगर जो है, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। ये किसकी इमेज है, IV फ्लूइड बैग है, एंटरल फीडिंग बैग है, पेरिटोनियल डायलिसिस बैग है, या एनीमा बैग है। तो ये दिख रही बैग जो है वो एंटरल फीडिंग बैग है। किसकी बैग है, एंटरल फीडिंग बैग। ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। ठीक है, मतलब क्या कि डिलीवरिंग न्यूट्रिशन डायरेक्टली इनटू द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर पेशेंट हु कैन नॉट कंज्यूम फूड ओरली, बराबर, जो ओरली नहीं ले पाता उसको एंटरल फीडिंग ट्यूब के थ्रू सीधा खाना स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं गई। टिपिकली हैज़ मार्किंग्स फॉर वॉल्यूम एंड may include the tubing for connection to a feeding pump or gravity setup. Okay, next one is 4 of that कि catgut is banned in Europe and Japan.